आइए जानते हैं गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग कोड ऑफ एथिक। कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं कोड ऑफ एथिक को और डेवलप करने के लिए। कोड ऑफ एथिक का मीनिंग मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया है, प्लीज उसको देख लीजिए। जनरली द कोड ऑफ एथिक इज ड्राफ्टेड बाय टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ही कोड ऑफ एथिक बनाए जाते हैं। द टॉप मैनेजमेंट में नॉट बी फुल्ली अवेयर द प्रॉब्लम विच द एम्प्लॉय आर फेसिंग। लेकिन टॉप मैनेजमेंट जो हाई लेवल के होते हैं, टॉप वाले होते हैं, उनको थोड़ी पता है कि एम्प्लॉय क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। देयरफॉर इट इज एडवाइजेबल टू कंसल्ट एम्प्लॉय इन ड्राफ्टिंग अ कोड ऑफ एथिक। जब इसलिए बोला जाता है कि जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं उनको चाहिए कि जब भी वो कोड ऑफ एथिक बनाएं, जब भी वो नियम बनाएं कुछ एथिक वे में, तो उनको चाहिए कि थोड़ा एम्प्लॉय से बात कर लें, सलाह मशवरा ले लें, क्योंकि व्यू पॉइंट लेना एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एम्प्लॉय फेस कर रहा है प्रॉब्लम। तो आप जब बनाओ कोड ऑफ एथिक तो थोड़ा आप उनसे व्यू पॉइंट ले लो, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्ट कोड ऑफ एथिक। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कोड ऑफ एथिक को एडॉप्ट करता है। सच अ डॉक्यूमेंट embody the ethical commitment of the organization. It tells the world who you are and what you stand for and what to expect when conducting the business with you. अब आइए देखते हैं एथिक क्या हमें बताता है। तो एथिक का एक कमिटमेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। एथिक हमें ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब एथिकल कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से एथिकल वे में कमिटमेंट करती है। ये पूरे वर्ल्ड को बताता है ऑर्गेनाइजेशन। इट टेल द वर्ल्ड, है ना, पूरे वर्ल्ड को बताता है कि हु यू आर, आप कौन हैं, वॉट यू स्टैंड फॉर, और आप किस लिए यहाँ पे हैं, एंड वॉट टू एक्सपेक्ट, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे, एंड व्हेन कंडक्टिंग द बिजनेस, जब आप कंडक्ट करते हैं बिजनेस, है ना, जब आप बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस विथ यू जब आप चलाते हैं वर्ल्ड में या फिर सोसाइटी में, जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन को बताना होता है कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कौन सा बिजनेस है, क्यों वो बिजनेस कर रहा है, उसने क्या अपना गोल बनाया है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है अपने बिजनेस में। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन को बताना पड़ता है। वे उसी तरीके से इसी एथिक को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दीजिए कि आप कौन हैं, हु यू आर, व्हाट यू स्टैंड फॉर, आप किस लिए इस दुनिया में आए हैं, व्हाट टू एक्सपेक्ट, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस दुनिया से। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आप भी पता कर सकते हैं। वैसे मैंने पहले भी इसका आंसर आपको बता दिया है जब हम एथिक पढ़ रहे थे। तो हम एथिक पढ़ रहे हैं अपनी लाइफ को भी इम्प्रूव करने के लिए, लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करने के लिए, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो किताब तक ये ज्ञान को सीमित मत करना, अपने लाइफ में इसको उतार लेना। द कंटेंट ऑफ कोड, द प्रोसेस फॉर राइटिंग इट can vary from one organization to another. Here are some guideline to consider. तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं सभी के लिए एक गाइडलाइन यहाँ पे दी गई है ना। तो आइए जानते हैं। तो सिंपल है, आपको समझा कोड ऑफ एथिक क्या चीज़ है। कोड ऑफ एथिक में हमने जाना कि एम्प्लॉय जो होते हैं बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं जो कोड ऑफ एथिक को ड्राफ्ट करते हैं, बनाते हैं, है ना, तो वो बनाने के पहले एक बार व्यू पॉइंट एम्प्लॉयज़ के ले लेने चाहिए। दूसरा हमने जाना कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कोड ऑफ एथिक को एडॉप्ट करती है और सच ये डॉक्यूमेंट जैसा होता है कोड ऑफ एथिक। तो कोड ऑफ एथिक में ऑर्गेनाइजेशन का एक कमिटमेंट होता है, उसको बताना पड़ता है दुनिया को कि भाई वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों वो खड़ी है, क्यों बनी है वो, और क्या एक्सपेक्ट करती है वो ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे सवालों के जवाब देने होते हैं। एक डॉक्यूमेंट में होता है ये सब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, प्रोसेस होते हैं, राइटिंग होती है। कुछ गाइडलाइंस है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ताकि और अच्छा इम्प्रूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन कर सके। पहला है कस्टमाइज योर कोड। कस्टमाइज योर कोड का मतलब क्या होता है। आइडियली अ कोड ऑफ एथिक शुड बी कस्टम मेड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन।
Ask yourself what make your code specific to your organization. Is there anything that differentiates it from similar document devised by other firm in your industry or other industry? कस्टमाइज योर कोड, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन को बताना होता है कि मैं जो कोड लेकर आ रहा हूँ, मैंने जो एक गाइडलाइन बनाई है, मैंने ये जो कोड ऑफ एथिक बनाया है, तो ये मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें किस तरीके से सिमिलर है। और ये भी बताना होता है कि बाकी अनदर जो बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बाकी के फर्म्स जो हैं, किस तरीके से उनके लिए अलग है ना, उनसे हमारा कितना अलग है, ये सारी चीजें हमें बतानी पड़ती हैं। नेक्स्ट है इन्वॉल्व एम्प्लॉय। द पीपल हु विल बी गाइडेड बाय द कोड शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन राइटिंग इट। जब भी वो लोग गाइडिंग कोड लिखते हैं तो उनको वो राइटिंग में लिखना पड़ता है, जो भी कोड ऑफ आप लिख रहे हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं। इफ़ योर ऑर्गेनाइजेशन इज टू लार्ज टू गेट एवरीवन इन्वॉल्व, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, आपका बिजनेस बड़ा है, तो फिर आपको एम्प्लॉय से भी व्यू पॉइंट लेने चाहिए, सबसे व्यू पॉइंट लेने चाहिए, सबको इन्वॉल्व करना चाहिए। जब आप ड्राफ्ट करेंगे उससे पहले ही सबको इन्वॉल्व करके पूछ लेना चाहिए। कंसिडर सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट, जैसे कि जब आप सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, मतलब बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो हर एक डिपार्टमेंट का जैसे ग्रुप ऑफ पीपल है ना, तो उनमें से कोई एक आता है, रिप्रेजेंट करता है उस ग्रुप को। उसी तरीके से यहाँ पे भी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव करेगा कोई एक पर्सन, तो उसको लेना, उससे व्यू पॉइंट लेना। वेरियस बिजनेस यूनिट हो गए। द डॉक्यूमेंट इज बाउंड टू बी मोर मीनिंगफुल, जो डॉक्यूमेंट बनेगा वो बहुत ही मीनिंगफुल होगा। एंड फाइंड हायर लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन इफ एम्प्लॉय आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अगर एम्प्लॉय पार्ट, मतलब व्यू पॉइंट आपने लिया है, एम्प्लॉय भी उसमें पार्ट लिए हैं आपके डिसीजन लेने में, जब आप ड्राफ्ट कर रहे थे, जब बना रहे थे, तो आपने उनसे पूछा है, उनसे व्यू पॉइंट लिए, तो क्या होगा जब आप बनाओगे वो कोड ऑफ एथिक, तो हर कोई एक्सेप्टेशन देगा, हर कोई आपकी बात मानेगा। ठीक है। कंसल्ट की स्टेक होल्डर, अब इसका मतलब क्या होता है? इट्स गुड आइडिया टू कंसल्ट की स्टेक होल्डर, ये एक देखा जाए तो की है, मतलब कि एक चाबी है, एक सॉल्यूशन है कि आप जब बनाएंगे कोड ऑफ एथिक, जब आप बनाने वाले हैं, ड्राफ्ट करने वाले हैं, तो अगर आप, ये अच्छा आइडिया होगा कि अगर आप कंसल्ट ले लें, उनसे सलाह ले लें। किससे ले लें? स्टेक होल्डर से। स्टेक होल्डर जिसमें कि कस्टमर भी आते हैं, सप्लायर भी आते हैं, लोकल कम्युनिटी ग्रुप आता है, सभी लोग आ जाते हैं। एज टू व्हाट दे थिंक शुड बी इन योर कोड, उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि वो लोग आपके इस रूल्स के बारे में, इस डिसीजन के बारे में वो लोग क्या सोचते हैं, है ना। उनसे भी पूछ लेना चाहिए, कंसल्ट ले लेना चाहिए। दिस विल हेल्प रिवील व्हाट इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर सी एज योर की ऑब्लिगेशन। तो इससे क्या होता है कि बाहर के जो एक्सटर्नल मतलब बाहर के लोग, इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स, एम्प्लॉय लोग, है ना, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और एक्सटर्नल मतलब कि बाहर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग, वो लोग क्या सोचते हैं, उनका क्या मानना है, क्या वो आपके इस कोड से सहमत हैं, आपको पता चल जाएगा। और will help make sure that code you write deal with full range of issue and might confront your organization। तो क्या होगा कि अगर आप सबसे पूछ के कंसल्ट करके करेंगे तो इससे क्या होगा, जो इश्यू होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, वो भी बंद हो जाएंगे, है ना, वो अराइज ही नहीं होंगी, क्योंकि सबसे पूछ के हुआ है और वो रूल्स बना है। आउटसोर्स केयरफुली, hiring a consultant to help write your code can be usefully। जब आप हायर करते हैं, जब किसी से सलाह लेते हैं, है ना, कंसल्टेंट लेते हैं, किसी से हेल्प ले रहे हैं आप, तो जब आप कोड राइट करेंगे तो बहुत यूजफुल होगा। बट डोंट लेट देम टेक ओवर, इसको ज़्यादा ओवर नहीं करना है। अ कंसल्टेंट कैन ब्रिंग अ वेल्थ ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। कंसल्टेंट हम इसलिए ले रहे हैं, सलाह इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारा नॉलेज बढ़े,
और एक्सपीरियंस भी हमें हो, एंड कैन हेल्प यू अवॉइड अ होल रेंज ऑफ pitfall एंड लैक ऑफ क्लियरिटी थ्रू द इंक्लूजन ऑफ टू लेटर। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो क्लियरिटी नहीं हो पाती है, जैसे आपने कोई पॉलिसी बनाई लेकिन सामने वाले को तो क्लियर ही नहीं है, समझा ही नहीं है, तो क्लियरिटी जो नहीं हो पाती है वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। इसलिए आपको नॉलेज लेना है, इसलिए आपको उनसे सलाह लेनी है, और टू मच डिटेल, बट दिस कोड इज स्टिल योर, लेकिन आपके डिसीजन आपके रहेंगे, आपने जो बनाया वो आपका रहेगा, है ना। इट शुड रिफ्लेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू प्रिंसिपल एंड एस्पिरेशन। तो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं, है ना, प्रभावित करती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशंस के विचार में, आपके ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांत और एस्पिरेशंस जो होते हैं उन सभी पे। तो ये आउटसोर्स केयरफुली, मतलब बाहर के लोगों से अगर आप कंसल्ट ले रहे हैं, समझ सलाह मशूरा ले रहे हैं, तो थोड़ा केयरफुली रहना है। आप अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के लिए ले रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इससे कितना कौन कितना आपसे कौन किसको कितना चाहिए, क्या क्लियरिटी है, ये समझ में आ जाता है। कंसिडर गुड एग्जाम्पल, एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे बोला गया है, इफ़ यू आर राइटिंग योर ओन कोड, अगर आप खुद का कोड बना रहे हैं, बिंग बाई लुकिंग एट रिलेवेंट एग्जाम्पल, तो कुछ एग्जाम्पल है जैसे देयर आर लॉट्स ऑफ गुड कोड आउट देयर, बहुत सारे अच्छे कोड्स भी हैं। अ क्विक इंटरनेट सर्च कैन बी वेरी रिवीलिंग, इंटरनेट से कुछ सर्च कर लेना तो काफ़ी फायदेमंद होगा। A code that is simply copied from another organization is unlikely to provide either effective guidance or inspiration, but there is also point in getting guidance from other code to draft an effective code of ethics. सिंपल है कि यहाँ पे आपको जैसे आप खुद का बनाना चाहते हैं कोड ऑफ एथिक, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इंटरनेट से देख सकते हैं कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन लोग किस तरीके से कोड ऑफ एथिक बनाते हैं, तो उनका देख के आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं और फिर आप अपने व्यू पॉइंट से बना सकते हैं इस कोड ऑफ एथिक को। Clarity on scope. Your code should make clear who within your organization will be governed by it. आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कोड बना रहे हैं, है ना, क्लियर होना चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये गवर्न होने वाला है, लागू होने वाला है। इट शुड कवर एवरी वन फ्रॉम द लोअर लेवल टू टॉप लेवल, सबको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं, लोअर लेवल से लेकर टॉप लेवल, सबको यहाँ पे कवर किया जाना चाहिए, सबको यहाँ पे जानना चाहिए कि कोड क्या है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों को, चाहे वो लोअर लेवल हो या टॉप लेवल के हों। द कोड ऑफ एथिक्स शुड नॉट बी ड्राफ्टेड ओनली बी टू बी फॉलोड बाय lower level employee, not by the top level manager. If it is so, lower level employee may not take code seriously. क्या होता है यहाँ पे बोला गया है, कोड ऑफ एथिक जो होता है, यहाँ पे जब हम ड्राफ्ट करते हैं, इसको बनाते हैं, तो यहाँ पे लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे पूछ लिया, उनसे व्यू पॉइंट ले लिया, या फिर टॉप लेवल के मैनेजर से व्यू पॉइंट ले लिया, इतना काफ़ी नहीं होता है ना, इतना काफ़ी नहीं होता है। इफ़ इट इज़ सो, अगर हमने किया तो लोअर लेवल की जो एम्प्लॉय से अगर हमने मे नॉट टेक कोड सीरियसली, वो लोग इतना कोड को सीरियसली नहीं देंगे। कीप इन माइंड दैट लोअर लेवल एम्प्लॉय मे नॉट टेक वेरी सीरियसली डॉक्यूमेंट दैट सीनियर मैनेजर दे आरंट बाउंड बाय टेक लाइटली, कोई भी इसको इतना लाइटली नहीं लेगा, इवन लोअर लेवल के, तो इसमें सीरियसली हमको देखना पड़ता है। 7 पॉइंट स्पेसिफिक अबाउट इम्प्लीमेंटेशंस, यहाँ पे पता करना होता है कि आप जो कोड ऑफ एथिक बना रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो उसको आपको रिटर्न में दिखाना होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है कि व्हाट प्रोसीजर आर इन प्लेस, मेक श्योर दैट राइटिंग, जब आप लिखोगे तो उसमें देखना होता है कि क्या प्रोसीजर आप लिखने वाले हो, है ना, कौन से पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस लाने वाले हो जो कि सभी को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती है कोड ऑफ एथिक्स में। प्लान फॉर एजुकेशन, अ की
एक्सपेक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हैज़ टू एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, प्लान करना होता है, ट्रेनिंग देनी होती है एम्प्लॉयज़ को और एजुकेट करना होता है उनको कि वो हमारे हमारे कोड ऑफ एथिक को जान पाएँ, है ना। हाउ विल एम्प्लॉय बी एजुकेटेड अबाउट द कोड, उनको कोड के बारे में हमें बताना पड़ता है कि हमारे भाई इस तरीके की चीज़ें हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से चलता है, आपको ऐसे करना होगा। अ कोड कैन ओनली बी इफेक्टिव इफ ट्रेनिंग रिगार्डिंग द इफ योर एम्प्लॉय नो अबाउट इट, है ना। तो कोड इफेक्टिव तभी होगा जब आपके एम्प्लॉय को उसके बारे में जानकारी हो। न्यू एम्प्लॉय रिसीव ट्रेनिंग रिगार्ड द कोड रिक्वायरमेंट, नए जो एम्प्लॉय आएंगे आपके कंपनी में तो उनको फिर कोड रिक्वायरमेंट चाहिए होगा, है ना। उनको कोड के बारे में जानकारी देनी होगी, ट्रेनिंग देनी होगी। विल करंट एम्प्लॉय रिसीव रिफ्रेशर कोर्स, तो करंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वापस देना होता है, स्पेशली फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें ट्रेनिंग दी जाती है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है कि भाई हमारे कोड ऑफ एथिक्स ये हैं। तो पुराने जो एम्प्लॉय हैं वो भी नए एम्प्लॉयज़ को गाइड करते रहते हैं और नए एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी मिलती है। द स्टेप रिक्वायर टू ट्रेन एम्प्लॉय ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ कोड डिजर्व स्पेशल अटेंशन, तो सिंपल है, प्लान फॉर एजुकेशन मतलब कि एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना, एजुकेट करना अपने कोड ऑफ एथिक के बारे में। क्लियर अबाउट एनफोर्समेंट, इसका मतलब क्या, द कोड मस्ट बी स्ट्रिक्टली एनफोर्स, मतलब कि कोड में थोड़ा एफोर्स होना चाहिए कि बाबा आपने अगर हमारी बात नहीं मानी, आपने मान लो एम्प्लॉय ने बात नहीं मानी तो उसको पेनाल्टी भरनी होगी। तो सिंपल है क्लियर अबाउट एनफोर्समेंट में कि पेनाल्टी लगती है अगर आपने कोड ऑफ एथिक को फॉलो नहीं किया, तो बात नहीं मानी तो। रिवाइज द कोड, देयर इज अ नीड टू रिवाइज द कोड, जरूरत होती है कोड को बार बार रिवाइज करवाने की। द टॉप मैनेजमेंट शुड फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपडेटिंग द कोड ऑफ एथिक, मतलब कि कोड ऑफ एथिक को अपडेट करते रहना ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि करना होता है टॉप मैनेजमेंट को। टाइम चेंज, न्यू इशू कम टू लाइट, दस देयर इज अ नीड टू रिवाइज एंड रिफ्रेश द कोड ऑफ एथिक, कि लाइट कब आएगी, कितना टाइमिंग है, चेंजेस जो होते रहते हैं सारी चीज़ें बतानी होती हैं। कोड ऑफ एथिक के बारे में सबको बताना होता है, एम्प्लॉयज़ को जितने भी मैनेजमेंट में हैं ऑर्गेनाइजेशन में सबको बताना होता है। जनरली कंप्लायंस ऑफिसर जो होता है, जो सीओ होता है, वो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बता देता है ना। एथिक ऑफिसर भी जिसे बोलते हैं, कंप्लायंस ऑफिसर को एथिक ऑफिसर भी बोलते हैं, और वो सारी चीज़ें पहले ही बता देता है, जानकारी दे देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देता है, तो वो पूरा मॉनिटर करता रहता है कोड ऑफ एथिक का, तो सारी जानकारी वो दे देता है। अबव मैंने जितने भी ये 10 पॉइंट डिस्कस किए हैं गाइडलाइन, ये सभी गाइडलाइन जो दिए गए हैं, जिसने ये ड्राफ्ट किया है, बताए हैं जिन्होंने, उनका नाम है प्रोफेसर क्रिस मैकडोनाल्ड। इन्होंने ही ये गाइडलाइन बताए हैं एथिक का कि बाबा आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से करना चाहिए, है ना। ये कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एथिक मैनेजमेंट प्रोग्राम।